हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे भगत सिंह जी के बारे में। देखो, जो मेन टॉपिक जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा इनके कंट्रीब्यूशन, जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो कंट्रीब्यूशन रहा है सरदार भगत सिंह जी का। तो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। पहले इनका हल्की सी लाइफ स्टोरी के बारे में भी देखेंगे कि कौन थे भगत सिंह जी। देन फिर हम उनका जो मेन जो आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपको टॉपिक देखने को मिलता है, HSRA के साथ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ। देन उसके बाद बॉम्बिंग केस, ये सारे के सारे केस देखेंगे। फिर देन देखेंगे डेथ पेनल्टीज। और इतना ही हम आज का सेशन में रखेंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। देखो, कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा रहा है, बट हम पूरा कवर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो भगत सिंह जी के बारे में पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास सरदार भगत सिंह जी के बारे में अगर पूछा जाए कि कहाँ से थे, तो मैंने आपको सबको ही बताया हुआ है। जब भी किसी की लाइफ स्टोरी के बारे में बताना हो या किसी को इंट्रोड्यूस करना हो, तो सबसे पहले बता दो कि जो भगत सिंह जी थे वाज़ बॉर्न इन द विलेज ऑफ द भंगना। ठीक है? कहाँ से वो थे या कहाँ पे उनका बर्थ हुआ था? तो एट भंगना, मतलब वाज़ बॉर्न एट भंगना विलेज। किस विलेज में उनका जन्म होता है? भंगना विलेज में ये जन्म होता है। जो अभी जो भंगना जो पड़ता है, वो अब मतलब पाकिस्तान में पड़ता है। जब डिवाइडेशन जब हुआ था, जब इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को 1947 को, 14th ऑफ अगस्त पाकिस्तान का टाइम था और 15th अगस्त इंडिया का टाइम था। मतलब टाइम ज़ोन के हिसाब से जब बँटा था, तो पाकिस्तान का जो टाइम ज़ोन पड़ रहा था वो 14th अगस्त के टाइम ज़ोन के हिसाब से पड़ रहा था। और 15 अगस्त का टाइम जो पड़ रहा था इंडिया के हिसाब से, यहाँ पर मतलब इंडिया में 15 अगस्त स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम पे जब डिवाइडेशन हुई थी, तो 47 में जब डिवाइडेशन हुई थी, तो ये जो भंगना विलेज है वो कहाँ पर चला गया था? पाकिस्तान में चला गया था। और कौन से लाइलपुर डिस्ट्रिक्ट करके पड़ता है इन मॉडर्न डे पंजाब पाकिस्तान। ठीक है? जो आपके पास जो आज का जो पंजाब है पाकिस्तान में। देखो, पाकिस्तान में क्या इश्यू है ये पंजाब का। देखो, 20% जो पंजाब है वो इंडिया में पड़ता है और 80% पंजाब कहाँ पर? पाकिस्तान। मतलब मैक्सिमम पोर्शन जो पंजाब का है वो पाकिस्तान में है और कुछ पोर्शन कहाँ पर है पंजाब का? इंडिया में है। तो भंगना उसमें से एक विलेज है जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी मॉडर्न डे पे कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? पाकिस्तान में, जहाँ पर भगत सिंह का जन्म हुआ था भंगना विलेज में। ही वाज द सेकंड चाइल्ड, ये दूसरे चाइल्ड थे ऑफ विद्यावती एंड किशन सिंह संधू। मतलब इनकी माता जी का नाम क्या था? विद्यावती। और इनके पिताजी का नाम क्या था? किशन सिंह संधू नाम था इनके पिताजी का। देखो, मेजर जो आज हम बात करेंगे, ये तो था उनका इंट्रोडक्शन भगत सिंह जी का। मेन जो आज बात करेंगे, क्या बात करेंगे? शहीद भगत सिंह जी का कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट एंड सोशल रिफॉर्म कैंपेन। मतलब उनका फ्रीडम स्ट्रगल में क्या इम्पोर्टेंस रही है और हमारे एग्जाम पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को ही हम क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे। और उनके पॉइंट्स बाई पॉइंट्स हम चेक करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए, सबसे पहले हाइलाइटेड हम बात करते हैं नौजवान सभा के बारे में। एक नौजवान सभा बनती है 1926 के टाइम पे। और इसके जो फाउंडर थे वो आपके सरदार भगत सिंह जी ही थे। क्या होता है नौजवान सभा में? मतलब नौजवान का मतलब होता है यूथ। वो यहाँ मतलब जो आपके पास ये क्या करते हैं, यूथ को इकट्ठा करते हैं, फार्मर्स को इकट्ठा करते हैं, वहाँ के पीजेंट्स को, किसानों को इकट्ठा करते हैं 1926 में। और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है नौजवान सभा। और नौजवान सभा आपके पास क्या करती है? ब्रिटिशरों के जो ऑप्रेसिव जो रूल थे, मतलब जो उनके ऊपर जो कड़े नियम जो बनाते थे ब्रिटिशर लोग, जो इंडियंस को बहुत ही परेशान करते थे, तो उसी को ही रिटेलिएट करने के लिए, उसका ही बदला लेने के लिए क्या किया गया था? नौजवान सभा बनाई गई थी इन द 1926। तो ही इस्टैब्लिश्ड द नौजवान भारत सभा। ठीक है? कि वो क्या करते हैं? इस्टैब्लिश्ड करते हैं, बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नौजवान सभा बनाते हैं। और कब? इन 1926। ठीक है? कब बनती है नौजवान सभा? 1926 में ये नौजवान सभा बनती है। देखो, प्री एग्जामिनेशंस के लिए तो वन लाइनर ही क्वेश्चन बनते हैं या आपके पास पॉइंट्स टू पॉइंट्स क्वेश्चन बनते हैं। बट जब आपको कोई रिटन स्टेटमेंट में अगर आपको लिख के देना है तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहता है। आपको हर एक पॉइंट अच्छे से डिटेल में आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। स्टैटिक पोर्शन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो 1926 में नौजवान भारत सभा बनाई जाती है विद द गोल। ठीक है? क्या गोल रहता है इनका? ऑफ मोबिलाइजिंग द वर्कर्स
एंड पीजेंट्स, ठीक है, क्या क्या करना, मोबिलाइज करना, लोगों को इकट्ठा करना और उनको बताना, ठीक है, वर्कर्स एंड पीजेंट जो वहाँ के लोग जो होते थे, काम करते थे, और किसान, टू सपोर्ट अ रेवोल्यूशन, ठीक है, कि क्या करें, रेवोल्यूशन को सपोर्ट करें, फ्रीडम स्ट्रगल को वो सपोर्ट करें, अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी। तो वर्कर्स वहाँ के यूथ, ठीक है, और पीजेंट्स को क्या करते हैं, भगत सिंह जी इकट्ठा करते हैं और लोगों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि क्या करेंगे हम अपना अगेंस्ट, ठीक है, किसके अगेंस्ट होंगे, रेवोल्यूशन करेंगे, रिटेलिएट अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी, कि बदला लेंगे, किससे बदला लेंगे, ब्रिटिश अथॉरिटी। और ही टाइज टू द कृति किसान पार्टी एज वेल, और इसी ही टाइम पे 1926 के ही टाइम पे एक पार्टी के साथ और ज्वाइन करते हैं जिसका नाम होता है कृति किसान पार्टी, ठीक है, कृति किसान पार्टी के साथ यहाँ पर भगत सिंह जी जुड़ते हैं और साथ साथ में यहाँ के वर्कर्स, किसानों को, युवा लोगों को यहाँ पे जोड़ा जाता है। सबसे हाइलाइटेड ये पॉइंट रहता है नौजवान भारत सभा का। देखो अक्सर ही स्टूडेंट्स इस पॉइंट को मिस करके जाते हैं, नौजवान भारत सभा को, बट ये एग्जाम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो छिपे रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आने वाले एग्जाम पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे असैसिनेशन ऑफ सॉन्डर्स ऑन 17th ऑफ दिसंबर 1928। देखो सबसे पहले मतलब मैं आपको बिल्कुल एयर वाइज ही लेते चलूंगा, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल एक स्टोरी सी याद रहे। तो एक 17 दिसंबर 1928 की स्टोरी आपने जरूर सुनी होगी, ठीक है, सरदार भगत सिंह जी के साथ ये रिलेटेड रखती है। ये 17 दिसंबर 1928 को होता क्या है, ये सॉन्डर्स था क्या। देखो जब साइमन कमीशन इंडिया में आता है 1928 में, तो लाहौर में इसके खिलाफ, ठीक है, प्रोटेस्ट चल रहा होता है। और यहाँ पर जो आपके पास लाला लाजपत राय थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, एचआरए के मेंबर और एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर भी प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे होते हैं। बट लाला लाजपत राय को होता क्या है, मतलब वो पुलिस क्या करते हैं, ब्रुटैलिटी, लाठी चार्ज करते हैं, बहुत ही जोरों शोरों से लाठी चार्ज होती है फ्रीडम स्ट्रगलर के अगेंस्ट। और जिसके 1-2 महीने के बाद लाला लाजपत राय जी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। देन बाद में लाला लाजपत राय कहते हैं कि ये जो आपने मतलब मेरे को ये लाठियाँ जो बरसाई है वो आगे आने वाले टाइम पे आपको ज़रूर कहीं न कहीं पर इफ़ेक्ट करेंगी। तो वो तो आपके पास लाजपत राय जी की स्टेटमेंट्स थी। बट यहाँ पर भगत सिंह जी और एचएसआरए के मेंबर्स इसी बात का ही बदला लेने के लिए, लाला लाजपत राय की ये डेथ का बदला लेने के लिए, जिनको शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था, उन्हीं का ही बदला लेने के लिए क्या किया जाता है, मतलब जिस ब्रिटिशर्स को इनको मारने का प्रॉपर प्लान होता है 17 ऑफ दिसंबर 1928 का, उस पर्सन का नाम होता है जेम्स स्कॉट। बट जेम्स स्कॉट उस टाइम पे नहीं बाहर आता है, और या किसी मतलब किसी कारण जेम्स स्कॉट के बदले क्या कर देते हैं वो जॉन सॉन्डर्स या सॉन्डर्स को ही क्या कर देते हैं, असैसिनेट कर देते हैं, गोली मार देते हैं, ठीक है। और ये किस्सा लाहौर का बहुत ज़्यादा फेमस रहा था लाला लाजपत राय की बदला लेने का। तो देखो पुलिस ऑफिसर जो हमारे पास जॉन सॉन्डर था, whom they believe to भी जेम्स कोट, क्योंकि मतलब वो जाना गया था कि एज वो जेम्स कोट है, जिसको क्या कर दिया गया, वॉज असैसिनेटेड बाय द शहीद आजम भगत सिंह एंड एचएसआरए मेंबर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। जो 1928 के टाइम पे जो एचएसआरए जो बनती है, इसमें चंद्रशेखर आजाद और आपके पास और भी कई ज्यादा मेंबर्स होते हैं। तो ये मिलकर और शहीद भगत सिंह जी क्या करते हैं, मिलकर जॉन सॉन्डर को यहाँ पर असैसिनेट करते हैं, गोली मारकर क्या कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एचएसआरए मेंबर, स्कॉट वाज चार्ज विद द लेथली किलिंग नेशनल आइकन लाला लाजपत राय। तो वो क्या चार्जेस थे, क्या बोलते थे कि उन्होंने क्या किया हुआ है लाला लाजपत राय की, यहाँ पर वो डेथ के कारण बने हुए हैं, इसीलिए उसी बात का बदला लेने के लिए ये पूरा का पूरा ये केस होता है। और असैसिनेशन, इस केस को कहा गया कि असैसिनेशन ऑफ द सॉन्डर ऑन द 17th ऑफ दिसंबर 1928, ठीक है। तो दूसरा सबसे फेमस जो किस्सा रहा भगत सिंह जी का फ्रीडम स्ट्रगल में, ये वो रहा था, ठीक है, कि क्या रहा था, असैसिनेशन ऑफ द सॉन्डर्स, ठीक है। ये बात आपने जरूर यहाँ पर याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज रहता है। कभी भी आंसर राइटिंग करो या आप प्री के लिए, तो बॉडी के जो मतलब जो बॉडी वाला जो पोर्शन होता है उसमें ये लिखने में काम आएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें हैं। नेक्स्ट एक और किस्सा मैं आपको और बताता हूँ, बहुत ही फेमस ये किस्सा रहा है बॉम्बिंग का, आप सभी ने ही सुना था और सभी ने ही सुना होगा।
कि बॉम्बिंग ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो सेंटर में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो विधानसभा जो चलती थी दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली की जो विधानसभा थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब अभी भी देखो लोकसभा चलती है बट उस टाइम पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता था। मतलब उस टाइम पे वहां पे दिल्ली में क्या बैठे होते हैं, नेता लोग बैठे होते हैं सेंटर में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, तो बॉम्बिंग ऑन ए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8th ऑफ अप्रैल 1929। देखो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1926 का किस्सा आप याद रखोगे, बिल्कुल एयर वाइज याद रख लो, ठीक है, इजी रहेगा आपको एग्जाम के लिए। देखो 26 मैंने आपको बताया नौजवान भारत सभा के बारे में। 17th ऑफ दिसंबर 1928 में मैंने आपको बताया, ठीक है जी, क्या जॉन सॉन्डर, असैसिनेशन ऑफ द जॉन सॉन्डर। दूसरी बात ये, और तीसरी बात हम करेंगे किसकी, 8th ऑफ अप्रैल 1929 की। एयरली याद रख लो, बहुत इजी रहता है। तो बॉम्बिंग ऑन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द 8th ऑफ अप्रैल 1929, ये केस था क्या। देखो होता क्या है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दो बिल यहाँ पर पास हो रहे होते हैं, एक पब्लिक सेफ्टी बिल और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल यहाँ पर पास हो रहा होता है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे उस टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगलर्स के, इंडियंस के, ब्रिटिशरों के खिलाफ, और वही बिल के खिलाफ क्या किया जाता है, असेंबली में बॉम्बिंग होती है। और कुछ बातों के लिए भी यहाँ पर ये पूरा का प्रॉपर प्लान होता है बॉम्बिंग का, कि क्या किया जाए कि हमारी बातों को सुना जाए, मतलब फ्रीडम स्ट्रगलर की या इंडियंस की बातों को सुना जाए। बट उनका क्या था, उनका ये था कि हम किसी ब्रिटिशर्स को मारेंगे नहीं, हम सिर्फ क्या करेंगे, अपनी बात को वहां पर रखेंगे, अपनी बात को सुनाएंगे, क्योंकि हायर अथॉरिटी कभी भी बातें नहीं सुनती थी। नीचे की अथॉरिटी जो होती थी वो बात तो मान लेती थी, बट हायर अथॉरिटी तक पहुंचते पहुंचते वो बातें मतलब आगे चलती नहीं थी। नीचे लोअर लेवल पे जो ऑफिसर होते थे वो तो होते थे इंडियन, बट हायर लेवल पे जो कभी भी ऑफिसर इंडियन नहीं होता था, हायर लेवल पे ब्रिटिशर ही हमेशा ऑफिसर होता था। तो ब्रिटिशर क्या करते थे, अपने खिलाफ या मतलब अपने अगेंस्ट कभी भी बिल पास नहीं होने देते थे, या कुछ ऐसा कानून जो इंडियन के फेवर्स में हो या फ्रीडम स्ट्रगलर की फेवर में हो, तो ऐसे कभी भी बिल वो पास नहीं करते थे। बस उन्हीं बातों को क्या करने के लिए, थोड़ा सा मतलब आप मास ऐसे कर लो कि पुश करने के लिए, अपनी बातों को सुनाने के लिए बॉम्बिंग केस होता है। और ये बॉम्बिंग केस मैंने आपको बताया 8th ऑफ अप्रैल 1929 को ये बॉम्ब केस होता है, मतलब 8 अप्रैल को ये यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करते हैं, बॉम्ब यहाँ पर थ्रो करते हैं। सरदार भगत सिंह जी का साथ इसमें दिया था बटुकेश्वर दत्त जी ने, ठीक है। ये दो पर्सन थे जिन्होंने ये बॉम्बिंग केस पूरा का पूरा एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। नाम आप जरूर याद रखोगे, सरदार भगत सिंह जी एंड बटुकेश्वर दत्त जी। एक्सप्लोड करते हैं, एक होममेड बम होता है, मतलब उन्होंने घर में ही बनाया होता है वो बम। और इस कहाँ पर वो ये बॉम्ब को थ्रो करते हैं, तो थ्रो एक्सप्लोडेड या थ्रो एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और कहाँ पर होती है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब केंद्र की सरकार उस टाइम पे चल रही होती है दिल्ली में, मतलब मीटिंग चल रही होती है मंत्रियों की। एंड शोड द पैम्पलेट, ठीक है, एंड शोड द पैम्पलेट्स मतलब वो पूरे पूरे पैम्पलेट्स की बारिश कर देते हैं, और कंटेनिंग देयर मैसेज। और उस पैम्पलेट्स में क्या लिखे होते हैं, मैसेजेस लिखे होते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है। मतलब उनका कोई एम नहीं था किसी ब्रिटिशर को मारना या किसी इंडियन को मारना, सिर्फ उनका एम यही था कि हमारी बातों को क्या किया जाए यहाँ पर, मतलब एक सुना जाए हमारी बातों को। देन उसके बाद वो खुद क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं टू द पुलिस। दे सरेंडर्ड टू द पुलिस, ठीक है, वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं पुलिस के हवाले। और ही एंड बटुकेश्वर दत्त एक्सप्लोडेड है होममेड बम्स एट अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अगेंस्ट, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि जो अगेंस्ट मतलब क्या ऐसा चल रहा था कि उनको यहाँ पर बॉम्ब फेंका था, या इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब उस टाइम पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन से ऐसे बिल पास हो रहे थे जिस टाइम पे सरदार भगत सिंह जी के द्वारा और बटुकेश्वर दत्त जी के द्वारा क्या फेंके गए थे, बॉम्ब यहाँ पर एक्सप्लोड किया गया था। और इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज भी वहां से क्वेश्चन बनता है कि कोई अलग से बिल का नाम दे देगा, वो बताएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू और नॉट, ठीक है। तो आपने याद रख लेना है कि बॉम्ब जो एक्सप्लोड किया गया था दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द पासेज ऑफ द पब्लिक सेफ्टी बिल एंड द ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है। ये दो बिल जो थे इनके अगेंस्ट क्या किया जाता है, ये बॉम्ब यहाँ पर फेंका जाता है। और भी ज्यादा रीजन होते हैं, बट उस टाइम का जो बिल्कुल हॉट टॉपिक जो होता है वो होता है ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है। तो दो बिल मैंने आपको बताया, एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल यहाँ पर ये होता है।
देन उसके बाद देन होता क्या है, जो हमारे पास 8 ऑफ अप्रैल के बाद हमारे पास कौन सा किस्सा भगत सिंह जी का फेमस हुआ, वो हुआ 13th ऑफ जुलाई 1929 का। ठीक है, बहुत ही फेमस ये रहा है 13 जुलाई। कौन सा ये किस्सा फेमस रहा था हंगर स्ट्राइक का? 13 जुलाई 1929 को ये हंगर स्ट्राइक करते हैं। लगभग लगभग 63-64 दिन की ये हंगर स्ट्राइक रही थी, जिसमें एक यहाँ पर शहीद भी होते हैं, मतलब हंगर स्ट्राइक के कारण डेथ भी होती है। ठीक है, जतिन दास जी की। ठीक है, बात करते हैं क्या है। देखो, हंगर स्ट्राइक जब 13 जुलाई 1929 को ये स्टार्ट होती है 1929 में, तो शहीद जो हमारे पास भगत सिंह जी थे और विद जतिन दास, ठीक है, ये क्या करते हैं, हेल्ड अ हंगर स्ट्राइक। एक हंगर स्ट्राइक, एक भूख हड़ताल करते हैं यहाँ पर। फ्रीडम स्ट्रगल इनका ये टाइम है, ठीक है, और डेट जरूर आप याद रखोगे 13 जुलाई 1929 के टाइम पे एक हंगर स्ट्राइक करते हैं। देखो, जब मैंने आपको क्या बताया, इन्होंने सरेंडर कर दिया होता है 8 अप्रैल 1929 के बाद। जब ये सरेंडर कर देते हैं तो 13 जुलाई का टाइम चल रहा होता है। ठीक है, 1926 के बाद मैंने आपको 1928 का ना टाइम बताया, 17 दिसंबर का। 8 अप्रैल 1929 का टाइम बताया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 13 जुलाई 1929 का टाइम। तो ये प्रॉपर आपको डेट्स यहाँ पर प्रॉपर, मतलब बिल्कुल बिल्कुल एक वेल पैटर्न तरीके से आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। तो एक जतिन दास जी के साथ एक हंगर स्ट्राइक करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, और इनकी जो डिमांड रहती है इस भूख हड़ताल की, वो रहती क्या है कि क्या किया जाए, बेटर प्रिजन दी जाए, बेटर प्रिजन कंडीशंस दी जाए फॉर इंडियन प्रिजनर। मतलब आपने जितने भी ब्रिटिशर लोगों ने, जितने भी इंडियन लोगों को जितने भी जेल में डाला हुआ है, नजरबंद जिनको किया हुआ है, उनको क्या किया जाए, एक फ्रीडम स्ट्रगलर की तरह ट्रीट किया जाए, और आपके पास ऐसे नहीं कोई क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाए। उस वो टाइम पे, मतलब जब भी जेल होती थी तो एक क्रिमिनल को अलग सजा होती थी, फ्रीडम स्ट्रगलर को अलग सजा होती थी। मतलब फ्रीडम स्ट्रगलर को कुछ कुछ यहाँ पर बातें ज़्यादा हरास नहीं किया जाता था। तो मतलब देखो, ब्रिटिशरों का तो था कि बहुत ज़्यादा हरास करते थे, बट ऐसे कुछ रूल थे आपके पास इंग्लैंड से, लंदन से, कि मतलब आपके पास क्या किया जाए, जो फ्रीडम स्ट्रगलर हैं उनको ज़्यादा हरास ना किया जाए। बट यहाँ के जो लोअर जो ऑफिसर होते थे वो ऐसा नहीं करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे फ्रीडम स्ट्रगलर को। और इस तरीके से तो वही डिमांड यहाँ पर हंगर स्ट्राइक में की जाती है, आपके पास भगत सिंह जी के द्वारा और जतिन दास जी के द्वारा। बट मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर इस हंगर स्ट्राइक में डेथ होती है किसकी, जतिन दास जी की यहाँ पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसी जेल के टाइम पे 1929 के ही टाइम पे एक यहाँ पे इनकी एक बुक बहुत ज़्यादा फेमस होती है। मतलब एक बुक लिखते हैं और इस बुक का नाम होता है क्या है, व्हाई आई एम एथीस्ट करके। ठीक है, व्हाई आई एम एथीस्ट जो बुक लिखी गई वाज रिटन बाय द भगत सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो व्हाई आई एम एथीस्ट जो बुक थी वाज रिटन बाय द भगत सिंह जी के द्वारा ये बुक लिखी गई। और देखो, इस बुक में इन्होंने क्या कहा कि ड्यूरिंग हिज इनकारसिरेशन इन लाहौर, मतलब उस टाइम पे जेल में जब जो थे, ठीक है, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ड्यूरिंग हिज प्रिजन टाइम इन लाहौर, शहीद भगत सिंह जी क्या करते हैं, पिंड एन आर्टिकल या रोट एन आर्टिकल, ठीक है जी, व्हाई आई एम अथीस्ट। एक आर्टिकल लिखते हैं, जिस आर्टिकल का नाम होता है व्हाई आई एम अथीस्ट। और इसमें इन्होंने क्या कहा था, टू एड्रेस, ठीक है, इसमें क्या एड्रेस इन्होंने किया था, द इशू ऑफ हिज रिलीजियस बिलीफ, जो इनके जो धार्मिक जो बिलीफ थे, ठीक है, इनके जो धार्मिक जो मान्यताएं थी, उसके ऊपर ये अपना मतलब एड्रेस करते हैं इशू को, कि क्या मेरे धार्मिक चीज़ों में इशू रहे हैं, या मुझे क्या चीज़ें यहाँ पर करनी चाहिए थी या क्या नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस अपनी पूरा का पूरा रिलीजियस इशू जो पूरा का पूरा डिफाइन करते हैं, वो भगत सिंह जी इस बुक में करते हैं। व्हाई आई एम अथीस्ट, व्हाई आई एम एन अथीस्ट करके इनकी क्या थी, एक फेमस बुक थी। देन आपने इनका एक जब आपने सुना होगा कि जब मैंने आपको बताया कि जब ये आप 8 अप्रैल 1929 के टाइम पे जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्सप्लोड करते हैं एक बॉम्ब को, जब 2 बिल यहाँ पर चल रहे होते हैं, उसके बाद पैम्पलेट जो होते हैं उनको ये शावर्ड करते हैं। उसी टाइम पे जब सरेंडर करते हैं ये, तो एक नारा यहाँ पर बहुत ही फेमस होता है इनके द्वारा, इनकलाब जिंदाबाद। आई होप सबने यहाँ पर सुना होगा। तो इनकलाब जिंदाबाद जो नारा था फेमस तो भगत सिंह जी के द्वारा किया गया था, बट इनकलाब जिंदाबाद नारा जो लिखा गया था वो किसी और के द्वारा लिखा गया था। देखो, द फेमस स्लोगन जो इनकलाब जिंदाबाद था गिवन बाय द, ठीक है, हसरत मोहानी। ये एग्जाम पे बहुत बार क्वेश्चन बनता है और बहुत बार बना भी है। ज्यादातर देखो पहले ही ऑप्शन में वो क्या दे देता है, भगत सिंह दे देता है। ठीक है, या स्टेटमेंट में बनाएगा तो ऐसे करके दे देगा कि इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वाज गिवन बाय द भगत सिंह, और उसमें बच्चे टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है। और जो रियलिटी में है वो है क्या कि इनकलाब जो जिंदाबाद जो स्लोगन है क्या,
वो दिया किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था हज़रत मोहानी के द्वारा यहाँ पर दिया गया था, बट फेमस, ठीक है, या और इट वाज़ आल्सो यूज्ड बाय द भगत सिंह, मतलब जो फेमस किया गया या सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया गया इस नारे को या इस स्लोगन को वो किया गया था भगत सिंह जी के द्वारा। और कब शाउट हुआ था ये, कब फेमस हुआ था? तो शाउटेड एंड आफ्टर द बॉम्बिंग ऑन अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली। उन्होंने कब ये नारा सबसे पहले या मतलब सबसे फेमस कब हुआ था इनका नारा, ये इनकलाब जिंदाबाद? व्हेन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया था उन्होंने, बॉम्ब को क्या किया था, एक्सप्लोड यहाँ पर किया गया था, ठीक है। देन सबसे कॉन्स्पिरेंसी वाली जो केस आती है इनका, वो आता है डेथ पेनल्टी। तो इन सारे के सारे रीजन के लिए क्या किया जाता था, ब्रिटिशरों के द्वारा इनको डेथ पेनल्टी दी गई थी, ठीक है। महात्मा गांधी जी के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, या आपके पास महात्मा गांधी जी छुड़ा सकते थे या नहीं छुड़ा सकते थे? देखो वो मैं आपके साथ बात नहीं करूँगा, वो आपके अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, क्या है, क्या नहीं, ठीक है। हम बात करेंगे सिर्फ़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेथ पेनल्टी का क्या उनका रहा था। देखो डेथ पेनल्टीज़ के बारे में अगर बात की जाए तो जो लाहौर कॉन्स्पिरेंसी जो केस हुआ था जिसमें इनको जॉन सॉन्डर्स को जो इन्होंने मारा था स्कॉट की जगह पे, तो ब्रिटिशरों ने क्या कहा था कि जो फ्रीडम स्ट्रगलर हैं, ठीक है, मतलब जिनके क्राइम हैं उनको हम क्या करेंगे, फांसी की सज़ा देंगे। तो जो लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस में इनको गिल्टी पाया जाता है जॉन सॉन्डर की हत्या के लिए और कनन सिंह की हत्या के लिए, और इसी के लिए क्या किया जाता है, इनको डेथ पेनल्टी दी जाती है 24 मार्च 1931 को, ठीक है। 24 मार्च 1931 को दी जाती है इनको डेथ पेनल्टी, मतलब कि इनको हैंग किया जाएगा। शहीद भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को सबको क्या दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। कहाँ पे? लाहौर में 24 मार्च 1931 को। बट यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेंसी या एक यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्या रहती है कि देखो इनको कहा गया था कि फांसी जो दी जाएगी वो दी जाएगी 24 मार्च 1931 को। बट होता क्या है कि ये जो शेड्यूल मैंने आपको बताया, ये फांसी जो शेड्यूल होती है 24 मार्च 1931 को होती है। बट होता क्या है कि द सेंटेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटेड एट द लाहौर जेल 1 डे अहेड ऑफ द शेड्यूल। मतलब ये जो फांसी दी जाती है वो 23 मार्च 1931 को यहाँ पर क्या कर दी जाती है, फांसी एग्जीक्यूट कर दी जाती है, ठीक है। तो ऐसा उस टाइम पे हुआ था कि बहुत ज़्यादा ब्रिटिशरों का ऐसा कहना था कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे, ठीक है। तो उनको वो हैंडल करने के लिए वो दिक्कत आनी थी, इसलिए इन्होंने एक दिन पहले ही क्या कर दिया था, 23 मार्च को ये एग्जीक्यूट कर दी थी इनकी यहाँ पे जो भी इनकी फांसी की सज़ा जो थी, ठीक है। तो 23 मार्च को ही हम सेलिब्रेट करते हैं शहीद आपके पास दिवस, ठीक है, या मार्टियर डे के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो इन्हीं की ही याद में हम इसी दिन को 23 मार्च को हम मतलब साल में 2 बार सेलिब्रेट करते हैं आपका मार्टियर डे, ठीक है। एक तो आप सभी को ही पता होगा 30 जनवरी को, और एक सेलिब्रेट करते हैं हम 23 मार्च को, 23rd ऑफ मार्च को। किसकी डेथ एनिवर्सरी पे? सरदार भगत सिंह, आपके पास सुखदेव और ठीक है राजगुरु जी की डेथ एनिवर्सरी पे ही हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक कंट्रोवर्सी रही थी कि एक दिन पहले ही क्या दी गई थी, ब्रिटिशरों के द्वारा यहाँ पर डेथ सेंटेंस इनको दिया गया था, मतलब फांसी यहाँ पर दे दी गई थी बिकॉज ऑफ उनका कहना था कि हमें हैंडल करने के लिए बहुत यहाँ पर परेशानी होने वाली है। देखो भगत सिंह जी जैसे बहुत ही कम लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं, बहुत ही फेमस फ्रीडम स्ट्रगलर ये रहे हैं। मतलब अपना इतना समझ लो कि आज तक शायद उसके बाद कभी भी ऐसा पर्सन पैदा नहीं हुआ है। तो बहुत ही फेमस ये पर्सनैलिटीज़ रहे हैं। आज का सेशन इतना ही रखते हैं इनके बारे में। ठीक है, मतलब इतना ही हम जानेंगे भगत सिंह जी के बारे में कि क्या उनका मॉडर्न हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आई होप सबको पसंद आई होगी। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।